हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पे इस समय आपके जो घटना चक्र का आता है, आपका ई दृष्टि करके वार्षिकी आता है समसामयिकी का, तो उसका दोस्तों यहाँ पर ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय और आपके राष्ट्रीय घटनाक्रम को अच्छे से समझा चुका हूं। आप उन्हें एक लगभग सौ घंटे के हैं, 1.5 घंटे के साथ वीडियो हैं, 1.5 घंटे के। आप उन्हें देख लेंगे, आपका पूरा उनसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ARO का एग्जाम और आपके क्या कहते हैं PCSP का एग्जाम दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और उसमें फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, तो जो आपकी यूपीपी का एग्जाम होने वाला है और आपका हेड ऑपरेटर का एग्जाम लगा है, इन सब के लिए आपका बहुत ही वो महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यहाँ पर हम आज बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, इसमें मैं आपको दोस्तों जो भारत का बजट है उसे नहीं बताऊंगा। यहाँ पर PDF तो है, PDF में है, लेकिन चूंकि मैं उस वीडियो को टॉपिक को पहले एक वीडियो में कर चुका हूँ, इसलिए आपको समय न बर्बाद हो, इसलिए उस टॉपिक को नहीं कराऊंगा। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे, UPSC ARO की सीरीज में आपको वहाँ पर वो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यहाँ पर देखिए, राजकोषीय घाटा की सबसे पहले बात करते हैं हम। ठीक है, राजकोषीय घटनाक्रम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय आय के यहाँ पर अग्रिम अनुमान आए हैं। ठीक, 2023-24 के लिए आए हैं। कौन जारी करता है? NSO जारी करता है। ठीक है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आपको पता होना चाहिए आधार वर्ष क्या माना जाता है, 2011-12 माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2023-24 में आप क्या कहते हैं, वृद्धि 7.3% अनुमानित थी। ठीक, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए ये 7.2 थी। ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए GVO, ग्रॉस वैल्यू एडिशन जिसे कहते हैं हम, कितना हम लोगों ने इस साल वैल्यू को ऐड किया अपने GDP पर। तो ये आप देख सकते हैं 23-24 में 6.9% थी, जबकि 2022-23 में ये 7% थी। यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में आपका कम हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं पर कैपिटा। आप देख सकते हैं पर कैपिटा, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेट नेशनल इनकम इसे कहते हैं, नेट नेशनल इनकम। ये आप देख सकते हैं 2023-24 में कितनी अनुमानित की गई है, 1,04,550 रुपये अनुमानित की गई है। ठीक है, 2022-23 में ये 98,374 रुपये अनुमानित थी। ठीक है, यानी आप प्रति व्यक्ति की आय दोस्तों इस समय 1.04 लाख रुपए है। ये आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा हम लोग कमा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चालू कीमतों की बात कर लेते हैं। चालू कीमतों पर आप देख सकते हैं GDP का इस समय चालू खातों की बात कर रहे हैं, यानी करंट प्राइस में, करंट वर्तमान में जो महंगाई चल रही है उसके आधार पर देखा जाए तो 296.58 लाख करोड़ की जो है हमारी GDP हो चुकी है। ठीक है, GDP, और 2022-23 में कितनी थी, 272.41 लाख करोड़ थी। देखेंगे आप यदि चालू खातों पर कितनी वृद्धि हुई है, 8.9%। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चालू कीमतों पर जो वृद्धि हुई है 8.9%, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। GDP की बात की जा रही है यहाँ पर। 2022-23 में 16.1% की वृद्धि दिखाता है, क्योंकि उस समय देखो कोरोना के बाद उभरा था, इसलिए वृद्धि ज़्यादा दिख रही थी उस समय। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं। ये 2023-24 में प्रति व्यक्ति शुद्ध नेशनल इनकम है, ये आपको हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखेंगे 1,85,854 रुपये थे। ठीक है, और 2022-23 में कितनी थी, ये 1,72,276 रुपये थी। अब देखिए 16वें वित्त आयोग का गठन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, ये आपको ध्यान देना है। 15वें वित्त आयोग के कौन हेड है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अरविंद पनगड़िया इसके हेड रहने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये चीज़। वित्त आयोग का जो है उल्लेख आपके आर्टिकल 280 में मिलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2015 में ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं, ये आपको ध्यान देना है। 16वें वित्त आयोग के सचिव आपको ध्यान देना है, ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। ठीक है, अध्यक्ष तो सबको याद रखता है, लेकिन सचिव भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन है, ऋत्विक रंजनम पांडे जी हैं। ठीक, यहाँ संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का विवरण, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये काम है जो रहने वाला है 16वें वित्त आयोग का, आय का विवरण जो है उसका। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, राज्यों को राजस्व में अनुदान देने की बात की जाती है, जो भारत की संचित निधि से दिया जाता है उसका काम किया जाएगा। और वित्त आयोग के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पर जो सेंट्रल द्वारा स्टेट को जो हिस्सा कर का दिया जाता है वो सब वित्त आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। 16वां वित्त आयोग जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम, ये आपको ध्यान देना, आपदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका 2005 में बनता है, ठीक है। इसी के माध्यम से आप क्या कहते हैं, इसके माध्यम से राज्यों को रुपया दिया जाता है, वो भी वित्त आयोग ही निर्धारित करता है कि कितना प्रतिशत आपको आय का आपदा प्रबंधन में डालना है, आपको सेव कर रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं, ये आपको ध्यान देना, 16वें वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। भारत का विदेशी ऋण की यहाँ पर बात करते हैं। भारत के विदेशी ऋण यहाँ पे आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इस पे आप देख सकते हैं विदेशी ऋण कितना है भारत पर इस समय, 635.3 बिलियन डॉलर है, ये आपको ध्यान देना है। 2023 में कितना था, 6.4 बिलियन डॉलर से ये अधिक है, 6.4 बिलियन डॉलर लगभग ये अधिक है, 635.3 हो गया है, यानी उस समय 629 के आसपास था, ठीक है। जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी एवं विदेशी ऋण का अनुपात की बात करते हैं। देखिए ये आपका 18.61% हो गया है, जबकि जून में ये 18.58 था, ये आपको उतना ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे आप देखिए भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी अमेरिकी डॉलर की, ये आपको ध्यान देना है। अमेरिकी डॉलर 54.7% है, 32.9% आपके लोन है, और बाह्य ऋण सबसे बड़ा घटक है यही, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बना है आपका, ये आप देख सकते हैं, अश्विनी वैष्णोदेवी ने इसका उद्घाटन यानी इसे सौंपा है, देश के लिए समर्पित किया है। ये आपके बेंगलुरु में स्थापित किया गया है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक है। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाया गया, ये भी आपको ध्यान देना है। इसका निर्माण किसने किया है, IIT मद्रास की तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टब्रो कंस्ट्रक्शन के द्वारा, यानी LNT कंपनी जो है उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुपात की बात करते हैं, 2019-20 के ये जारी किया गया है, 2019-20 की रिपोर्ट है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस श्रृंखला का 7वां है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं तैयार कौन करता है, ये आपको ध्यान, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर इसको तैयार करता है। यहाँ पे बात करते हैं कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की बात करते हैं, 62.6% से घटकर ये 47.7% रह गया है। ये यानी इसका मतलब क्या है, जितना आप कमाते हैं उसमें से आप जो व्यय करते हैं, जब आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 62.6% आपके क्या कहते हैं पहले लोग खर्च करते थे 2014-15 में, वर्तमान में 47.07% ही रह गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। जीडीपी की बात करते हैं, सरकारी स्वास्थ्य व्यय में 2014-15 में ये 1.13% थी, वर्तमान में 1.3%, यानी जो जीडीपी आता है, जीडीपी में जो सरकार खर्च करती है, पहले 2014-15 में 1.13% खर्च करती थी, वर्तमान में दोस्तों ये 1.35% खर्च करती है। महत्वपूर्ण ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल स्वास्थ्य में सरकारी व्यय की बात करते हैं, 2014-15 में 29% थी, और 2019-20 में ये 41.4% हो गई, ये भी आपके लिए डाटा महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं 2019-20 में जो सरकारी व्यय था, ये देख सकते हैं आप 65,000, यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपयों की बात की जा रही है, लगभग 6.5 लाख करोड़, 6.5 लाख करोड़, यानी 6,55,882 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया गया है। ये जीडीपी का 3.27% है, महत्वपूर्ण है बहुत ही डाटा, ये आपको ध्यान देना है। रुपयों की यदि बात की जाए तो 4,863 रुपये प्रति व्यक्ति लगभग खर्च कर रही है सरकार। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम विदेशी व्यापार नीति की। यहाँ पर दोस्तों विदेशी व्यापार नीति की हम बात करेंगे। अब एक सेकेंड, विदेशी व्यापार नीति की बात करते हैं 2023 में दोस्तों ये जारी की गई है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा। विदेशों से हम कैसा क्या करते हैं, 2030 तक, ये आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 2030 तक भारतीय निर्यात को यानी एक्सपोर्ट को भारत के द्वारा $2 ट्रिलियन पहुंचाने की बात कही गई है इस पे, ठीक है, महत्वपूर्ण है डाटा आपके लिए। इस नीति का फोकस क्या है में इस्कोमेट में है, इस्कोमेट का मतलब क्या है, स्पेशल केमिकल्स ऑर्गेनिजम्स मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के तहत दोहरे उपयोग वाले उच्च अंत यानी हाई एंड टेक्नोलॉजी आइटम जो है, जैसे ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्यों एवं जिलों के साथ सहयोग करने की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है।
ये आपको ध्यान देना है। नई नीति में क्या कहा गया है, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्कीम के माध्यम से नए शहरों तथा स्टेट्स होल्डर स्कीम के माध्यम से निर्यातकों को सम्मानित करने का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण। 4 नए शहरों पर आप देख सकते हैं TEE टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही गई है। कौन कौन से, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। ये आपको ध्यान देना है, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्जापुर तीनों यूपी के, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 39 शहरों के अतिरिक्त है ये सब चीजें की गई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे यदि बात करते हैं प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। 29 मार्च 2023 में ये आपका कम्पिटिटिवनेस आपका विधेयक जो पारित किया गया है। ठीक है, ये आपका 2002 का जो एक्ट था उसे ये क्या कहते हैं, संशोधन करने की बात करता है। ठीक है, इसके उद्देश्यों की यदि बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए उद्देश्य क्या है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी। महत्वपूर्ण है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन में यदि कोई काम होता है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे आप कम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, कमीशन ऑन कंपटीशन इन इंडिया। ठीक है, यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों के दायरों का विस्तार करता है जिसमें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों का हिस्सा माना जाता है। वर्तमान में समान व्यवसाय में लगे उद्यमियों और ये आप देखिए हिस्सा माना जा सकता है। इसमें जैसे आप देखते होंगे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ताकि फेयर कंपटीशन बिजनेस में भी हो, इसलिए ये नियम लाया गया है। आगे बात करते हैं पीएम मित्र की। पीएम मित्र की बात करते हैं। 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही गई है स्थापित करने की। ठीक है, 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये संबंधित, ये आपको ध्यान देना है। ये पार्क आपके कौन कौन से होने वाले हैं, विरुधनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कालबुनी, देखिए सब तो याद है लेकिन आपको तमिलनाडु आपको याद होना चाहिए, लखनऊ याद होना चाहिए, और यूपी में क्या हो गए, बस इतने आपको याद हो, तमिलनाडु हो गया, वारंगल हो गया, तेलंगाना, कालबुर्गा, कर्नाटक, अमरावती, महाराष्ट्र, नवसारी, गुजरात, धार, मध्य प्रदेश, लखनऊ आपको ध्यान रखना, लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी 7 मेगा पार्क जो पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे उस पर एक लखनऊ में भी बनने वाला है। पीएम मित्र की बात करते हैं, 5F से प्रेरित है। 5F क्या है, ये फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ यदि बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट कितना रखा गया है, 4445 करोड़ रुपए लिखा गया है, 4445। ये 2021-22 से 2027-28 तक के लिए बजट रखा गया है। देखिए केंद्रीय बजट की बात मैं आपको कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं केंद्रीय बजट को नहीं बताऊंगा। ठीक है, केंद्रीय बजट पूरा मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, इसलिए आप उसे वीडियो को देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। दोबारा समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है उसी चीज़ पर। देखिए आर्थिक समीक्षा की बात कर लेते हैं। आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं हम, तो 31 जनवरी 2023 को ये संसद में प्रस्तुत किया गया है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यहाँ पे देखिए मर्चेंडाइज की बात करते हैं, वर्ल्ड मर्चेंडाइज रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए भारत के यदि परसेंटेज की बात करते हैं, देखिए 2019 में 1.7% भागीदारी थी, 2020 में 1.6%, 2021 में 1.8% भागीदारी है ये। ठीक है, 1.8, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, आपको ये दोनों तो नहीं याद रखने हैं, लेकिन ये आपको 2021 वाला याद रखना है। 1.8% वर्तमान में हो गया है। कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो वर्तमान में देख सकते 2021 में 4%, यानी 2020 में जितना था उतना 2021 में था, कोई बदलाव नहीं आया था। अब देखिए दोनों की बात करते हैं, दोनों में आपको 2.2% की बढ़ोतरी देखी गई है, हिस्सेदारी यानी आप। ठीक है, आयात निष्पादन की बात करते हैं, यानी हम जो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट की बात करते हैं। इंपोर्ट में आप देखेंगे 2.5% है ये। ठीक है, विश्व की भागीदारी में 2.5% है। मर्चेंडाइज की बात की जा रही है, और वाणिज्यिक सेवाओं की, कमर्शियल सेवाओं की बात करते हैं तो 3.5% है। ठीक, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व व्यापार में भारत का स्थान, देखिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं। आयात की बात करते हैं तो 2020 में आपके क्या कहते हैं 14%, 14वें स्थान पर है। और सेवा निर्यात की बात करते हैं, निर्यात की बात करें, देखिए ये इंपोर्ट है भारत जो करता है, और ये निर्यात की बात हो रही है तो 7वें स्थान पर है इस पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रमुख फसलों की। ठीक है, प्रमुख फसलों, देखिए ये इंपॉर्टेंट आपका एग्रीकल्चर से भी बनता है, इसलिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। चावल आपका सर्वाधिक कौन, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब है। गेहूं की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। मक्का की बात करते हैं, मक्का सर्वाधिक कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है, ये आपको ध्यान देना। दूसरे स्थान में MP और महाराष्ट्र, तीसरे में। मोटे अनाज की बात करते हैं, कर्नाटक है। मोटे अनाज के लिए वर्ष बाजरा वर्ष आपको घोषित किया गया 2023 को, ये आपको ध्यान देना है। मोटे अनाज में कर्नाटक टॉप पर है, फिर राजस्थान, फिर
फिर महाराष्ट्र। अरहर की बात करते हैं, अरहर इंपॉर्टेंट है आपका। अरहर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में, फिर उत्तर प्रदेश में। दालों की बात करते हैं तो एमपी में सबसे ज़्यादा होती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में। चना की बात करते हैं, चना सर्वाधिक महाराष्ट्र में होता है। कुल खाद्यान्न की बात करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कुल खाद्यान्न आपका सर्वाधिक कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में 56.11% है, एमपी में आपको 29.05% है, फिर पंजाब आता है। मूंगफली की बात करते हैं, मूंगफली सर्वाधिक कहाँ होता है? गुजरात में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद राजस्थान आता है, फिर तमिलनाडु आता है। रेपसीड एंड सरसों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, फिर एमपी में, फिर हरियाणा में। आगे बात करते हैं सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। तिलहन की बात करें सर्वाधिक राजस्थान में। गन्ना सर्वाधिक आपके उत्तर प्रदेश में, तो बहुत इंपॉर्टेंट, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका है, ठीक है। गन्ना का आपको ये भी ध्यान देना है कितने टन उत्पादित होता है? 177.43 मिलियन टन आपकी यूपी में होता है गन्ना का उत्पादन। कपास की बात करते हैं, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में होता है। और जूट की बात करते हैं, सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से याद रखें, कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात में, जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्या है, आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं। देखिए आयात की दृष्टि से इंपोर्ट हम किन से कितना करते हैं। देखिए चीन से हम 15.4% चीजें आयातित करते हैं, ठीक है। यानी अगर 100 चीजें हम मंगा रहे हैं तो 15.4 चीजें जो हैं हम आपके चीन से मंगाते हैं। ये आपको ध्यान देना। दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात का है, यूएई का, तीसरा अमेरिका का। ये तीनों तो आपको याद हो। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएई है, तीसरे नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए है, ठीक है। चौथे में सऊदी अरब, पांचवें में इराक। निर्यात यानी एक्सपोर्ट हमें किसे ज्यादा करते हैं? तो ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए को हम 18.1% निर्यात करते हैं, यूएई को हम 6.7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इंपोर्ट की बात करें तो चाइना पहले स्थान पर, दूसरे में यूएई, तीसरे में यूएसए, ठीक। और अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो यूएसए पहले नंबर पर है, यूएई दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आपका क्या है? चीन है। यहाँ पे देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। आप देखेंगे, आप देखें चीन यहाँ पर पहले, यहाँ तीसरे नंबर पर, ये एक तीनों आपके अपोजिट में है। तो इसलिए आपको ये अगर ट्रिक भी याद करें तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा आप चले जाएंगे, इसमें आप देखिए ऐसे आएंगे, इसमें आप ऐसे चले जाएंगे, दोनों वही सेम है। उत्तर प्रदेश बजट की बात करते हैं, बजट अनुमान की बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपके लिए। सुरेश कुमार खन्ना जी ने यह बजट पेश किया है। 6.90 लाख करोड़ से अधिक का यह बजट है। यह आपको ध्यान देना है कितना था? 6.90 लाख करोड़ का बजट अनुमानित था, ठीक है। इसका क्या कहा गया है? $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य हासिल करने के लिए दिशा में ये एक कदम माना जाता है। इसे आप ध्यान, लक्ष्य क्या है 2023-24 के बजट का? तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही गई है यूपी की, ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह आप देख सकते हैं 6.90, ये आप देखिए 6,90,242.43 करोड़ है, ठीक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है, आपको पता होना चाहिए। 2023 में आपका क्या कहते हैं, अमृत वर्ष आपका खत्म हो गया है। अब ये अमृत काल चल रहा है 2047 तक, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आगे बात करते हैं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर केंद्र है, बजट में 32,721 करोड़ की नई योजना है। ये भी आपको ध्यान देना है। नई योजनाएं के लिए कितना बजट रखा गया है? 32,721.96 करोड़ रुपए। बजट घोषणाओं की बात करते हैं। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? 8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2021-22 में राज्य की जो जीडीपी है, यानी राज्य की जीएसडीपी जिसे कहते हैं हम, 16.8% की वृद्धि देखिए, जो कि बहुत ही तेज है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना अनुमानित की गई है? 19% अनुमानित है। 16.8 2021-22 में है, 2022-23 में हम चल रहे हैं, और 2023-24 में कितनी अनुमानित की गई है? 19% की गई है, ठीक है। 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर आप देख सकते हैं 14.4%, वर्तमान में घटकर 4.2% है। ये तो मेरे कभी समझ में नहीं आती, आपको समझ में आती जरूर बताइएगा। बेरोजगारी 4.2% बस रह गई है। लखनऊ में आप देखेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है 10 से 12 फरवरी 2023 को। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के तहत निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन सब चीज़ों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। प्रधानमंत्री आवास योजना में, शौचालय निर्माण जिसे स्वच्छ भारत योजना कहते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन में, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में, और आप देख सकते हैं PFMS पोर्टल द्वारा डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं यूपी में खाद्यान्न में किस में नंबर है। दुग्ध उत्पादन में टॉप में है, गन्ना में, चीनी उत्पादन में, एथेनॉल की आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश टॉप में है, ये आपको ध्यान देना है। कृषि न्यूज़ पर किसानों को जो डीबीटी के माध्यम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाले में देश उत्तर प्रदेश का पहला राज्य है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करने में उत्तर प्रदेश देश में पहला स्थान है। और देखिए अब यहाँ पर और महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। मनरेगा के तहत जो है 26.29 लाख मानव दिवस सृजित करने वाला देश का प्रथम देश है। ये आपको ये संख्या भी याद रखनी, 26.29 लाख मानव दिवस, ठीक है, 2022-23 में। देश में व्यवसाय सुगमता में आप देख सकते हैं 12 स्थानों को सुधार करके उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थानों पर आ गए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवसाय सुगमता जो रैंकिंग निकलती है, बिजनेस सुगमता रैंकिंग, इसमें आपका उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है और राज्यों की अचीवर्स श्रेणी में शामिल हो गया है। सुदूर ग्रामों के विकास खंडों एवं कस्बों को जोड़ने हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस यहाँ पर स्टार्ट किए गए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आगे हम बात करते हैं यदि कृषकों की, यहाँ पर एक सेकेंड, देखिए कृषकों को यहाँ पर देख सकते हैं प्रशिक्षित करने के लिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल का आयोजन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर एक देख सकते हैं कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार कौन देता है, तो ये हथकरघा उद्योग। यहाँ पर देखिए अगर ये बात कर लेगा रोजगार की सबसे ज्यादा कौन देता है, तो पहले नंबर पर एग्रीकल्चर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा, दूसरे नंबर में है आपका कुटीर उद्योग, जिसे आप हथकरघा उद्योग कहते हैं, ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है। वस्त्र उद्योग के लिए बात करते हैं। वस्त्र क्षेत्र में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए यहाँ आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 प्रख्यापित की गई है, ठीक है। विंध्याचल धाम में आप देखेंगे माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और आपके क्या कहते हैं देवी पाटन मंडल में आपका माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की बात की जा रही है। और मुरादाबाद मंडल में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है। और प्रत्येक के लिए 50 करोड़ रुपए की बजट भी रखा गया है, ये आपके लिए चीज महत्वपूर्ण है। वर्तमान में यूपी में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण और वृक्षारोपण कितना है, 9.23% है। और 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण को 15% करने का लक्ष्य रखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। यहाँ पर एक एक चीज जो आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की यहाँ पर मांग की गई है, अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है यहाँ पर, ठीक है। प्रस्तावित अनुपूरक मांग का आकार है 28,708 करोड़ रुपए है, जिसमें राजस्व लेखा की बात करते हैं तो 1,19,046 करोड़ रुपए तथा पूंजी लेखा की बात करते हैं तो 9,714 करोड़ रुपए है, ठीक है। लगभग सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट आपके क्या कहते हैं विशेष तौर से किसानों पर केंद्रित है, जिसपर निजी ट्यूबवेल कनेक्शन, मुफ्त बिजली देने हेतु 900 करोड़ रुपए और गन्ना किसानों को लंबित बकाया चुकाने के लिए चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए आवंटित करने हैं, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट का आकार लगभग 6.9 ट्रिलियन था। वर्तमान अनुपूरक बजट में शामिल हुए चालू वित्त वर्ष में 2023 में बजट का आकार 7.19 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों यूपी मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति की। ये दोस्तों उतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, अनुपूरक अनुदान की बात आपको याद नहीं रखनी, उतना महत्वपूर्ण नहीं, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर अब आगे हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश मध्यकालिक राजकोषीय। ये आप देखिए राज्य का स्वयं का कर राजस्व, राज्य में जो स्वयं का टैक्स रेवेन्यू आता है उस पर आप देखेंगे 2022-23 में कितना अनुमान है 10.8 की, ठीक है। 2022-23 में पुनरीक्षित अनुमान आपका कितना, यानी देखिए ये अनुमान रखा गया था इतना आपको 9% हासिल हुआ है, यानी कम हासिल हुआ है, ठीक है। 2023-24 के लिए 10.8 का अनुमान है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। और ये चीज 2022-23 में कितना आपको टैक्स मिला है, टैक्स रेवेन्यू 9% है। 2023-24 में कितना अनुमान रखा गया 10.8% की राह मांग रखी, जितना आप 2022-23 में अनुमान था उतना 23-24 में भी अनुमान रखा। देखिए इस बार कितना आता है। करेक्टर राजस्व की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1% अनुमान रखा गया है। राजस्व बचत की बात करते हैं, देखिए 2.1 यहाँ पे 2022-23 में 2.6% बचत कर ली थी, जो कि ज्यादा है, ठीक है। ये याद अच्छी चीज है ये। 2023-24 में बजट की बात करते हैं कितना अनुमान रखा है 2.8% की बात कही गई है। राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट, फिस्कल डिफिसिट से कहते हैं, ये जितना कम होगा यानी राज्य की स्थिति उतनी अच्छी होती है, ये आप ध्यान रख लीजिए। 2022-23 की बात करते हैं अनुमान 3.96 का था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण डाटा 3.97 प्राप्त किया है 2022-23 में।
2023-24 की बजट की बात करते हैं 3.48% यहाँ पर अनुमानित किए गए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीजें 3.48, ठीक है। 2026-27 तक आप देख सकते हैं 2.8 तक लाने की बात कही गई है। कुल उधार की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे 32.5% यह अनुमानित था 2022-23 के लिए। 2022-23 में जो रियल डाटा आया था यहाँ पर 34.2% थी। अब 2023-24 के लिए अनुमानित कितना किया गया है 32.1। और 2026-27 में 3.2% यहाँ पर अनुमान की गई है। अब देखिए बात करते हैं यूपी के, आप क्या कहते हैं, आर्थिक समीक्षा की हम बात करने वाले हैं। आर्थिक समीक्षा की बात करते हैं। जीएसडीपी की वृद्धि दर 9.64 चालू की 9.64 रहने वाली आधार वर्ष के आधार पर। और यदि बात करते हैं चालू कीमतों पर तो 16.76%। ये चीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 2021-22 का जो है आपका क्या कहते हैं आधार वर्ष के आधार पर देखा जाए, आधार वर्ष बेस ईयर के आधार पर 2011-12 जो है उसके आधार पर जीएसडीपी की वृद्धि है 9.64% है। और यदि चालू कीमतों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 16.66% है। और यदि बात करते हैं 2023-24 का कितना अनुमान रखा गया था तो आपको पता होना चाहिए ये 19% के आसपास रखा गया है, ठीक है। जीएसवीए की बात करते हैं, ये आपके लिए आप देख सकते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। 2021-22 में आप देखेंगे यदि बेस ईयर के आधार पर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि की, देखिए प्राथमिक में 14.59%, द्वितीयक में 10.3%, तृतीयक में 6.5। देखेंगे सबसे ज्यादा आपके प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, ये आपको ध्यान देना, ठीक है। और यदि 2020 में प्रचलित कीमतों की बात करते हैं तो आप देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का कुल जीएसडीपी में 28.11% था जो 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया है। और यदि बात करते हैं हम द्वितीय क्षेत्र में, ये आप देखेंगे 24.61% हो गया 2021-22 में। यहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण है, ये उतना चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान देना है। स्टैंड अप इंडिया योजना, उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्टैंड अप योजना, SC ST और आपके फीमेल्स यानी महिलाओं के उत्थान के लिए ये योजना लाई गई थी। 2015 में ये योजना लाई गई थी, ये आपको ध्यान देना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में 2 अक्टूबर को ये योजना लॉन्च होती है। सर्वाधिक 70.64 खाते खोलने वाला देश में प्रथम स्थान है यूपी का, ये आपको ध्यान 70.46% भी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, राज्य के स्वकर राजस्व की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा आप देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो पहले स्थान पर जीएसटी है, दूसरे नंबर पर राज्य उत्पाद शुल्क है, स्टेट प्रोडक्शन टैक्स जो लगता है, ठीक है। इसके बाद वैट आता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपको टॉप 3 में याद रखना, पहले नंबर पर आपका जीएसटी है, दूसरे नंबर पर आपका राज्य उत्पाद शुल्क है, तीसरे नंबर पर वैट जिसे हम कहते हैं मूल्य आवर्धित कर, संवर्धित कर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, क्षेत्र कितना है ये आपको ध्यान देना है। चौथा सबसे बड़ा राज्य है यूपी। पहले में आपका क्या कहते हैं, पहले में राजस्थान आता है, दूसरे में एमपी आता है, तीसरे में महाराष्ट्र आता है, चौथे में आपका यूपी आ जाता है, ठीक है। जो देश के कुल क्षेत्रफल के कितना 7.3% है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम के लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैंकों की सूची जारी की गई है, RBI द्वारा यह जारी की जाती है, ठीक है। डोमेस्टिक सिस्टमेटली इंपॉर्टेंट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI, HDFC और ICICI बैंक जो है यहाँ पर देख सकते हैं घोषित किया गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्हें ऊपर रखा गया है। और एक सेकेंड रूप सर के यहाँ पर देखिए 2014 से ये चीज़ आपको जारी किया जा रहा है लगातार। 2015 और 2016 में SBI और ICICI बैंक को सबसे महत्वपूर्ण बैंक घोषित किया गया था, DSIB जिसे कहते हैं, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इसके बाद बात करते हैं हम यदि और क्या चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, मौद्रिक नीति वक्तव्य की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए। 2016 में इसका शुरुआत होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत की जो GDP है 4 ± 2 इससे ऊपर आपके क्या कहते हैं ऊपर या नीचे, इससे ज़्यादा महंगाई न बढ़े, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो, ना ही 2% से कम हो और ना ही 6% से अधिक जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो दर का पूर्व से स्तर 6.5% अपरिवर्तित रखा गया, यानी रेपो रेट कितनी है 6.5% है। SDFR की बात करते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट की बात करते हैं तो 6.25%। और आपके क्या कहते हैं MSF की बात करते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें 6.7 और बैंक रेट आपका 6.75% है, ठीक है।
इसके माध्यम से 2023-24 के लिए जो वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई? 7% अनुमानित की गई है। ठीक है, आरक्षित अनुपात यथा सीआरआर जिसे करंट रिजर्व रेशियो कहते हैं। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं एसएलआर जो है आपका, ये एसएलआर होता है, इसे आपका 4.5 और 18% यहाँ पर रखा गया है। 2000 रुपए का नोट आपको पता है कि बैंक ने बंद कर दिए हैं आरबीआई की तरफ से। ठीक है, 2000 में आपको पता होना चाहिए, 2000 में आपकी मंगलयान का यहाँ पर चित्र बना था, ये आपको ध्यान देना। 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नोटों को संचलन से वापस लेने की बात कह दी है। ठीक है, सुविधा प्रारंभ में 30 सितंबर 2023 तक थी, इसे आप बढ़ाकर कितना कर दिया? 7 अक्टूबर 2023 कर दिया गया था। ठीक है, और क्या महत्वपूर्ण है इसके अलावा? और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आगे बात करते हैं हम। इसके बाद देखिए और क्या मतलब, उत्तर प्रदेश ड्रोन परिचालन सुरक्षा नीति की बात कर लेते हैं हम। इसके माध्यम से क्या किया गया? ड्रोन पंजीकरण के लिए ड्रोन पोर्टल की शुरुआत की जा रही है। उत्तर प्रदेश के नोडल विभाग और राज्य सरकार के राज्य नोडल अधिकारी इसका विनिश्चय करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अस्थायी रेड जोन घोषित करने के संबंध में अवधारण की बात कही गई है। नियमों के उल्लंघन करने पर शास्त्रीय अधिरोपण हुई तो प्राधिकार की बात की गई है, और जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति की बात यहाँ पर की गई है, और अनेक राज्य स्तरीय समितियों को बनाने की बात कही गई। इस नीति के लागू होने पर प्रदेश में अब बिना अनुमति के कोई ड्रोन उड़ा नहीं सकेगा। यह कहा गया ड्रोन का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य रहेगा। थाना स्तर पर ड्रोन का पूरा विवरण दर्ज होगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिहार जाति जनगणना की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जाति जनगणना करने वाला पहला राज्य आपका बिहार बन गया है। ठीक है, इसके माध्यम से आप देखेंगे बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ से अधिक है, जिसमें 27.13% आपके ओबीसी हैं। ठीक है, यहाँ पे 2022 की जनगणना की बात की जा रही है, और आपका ईबीसी जो था एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36.01% है, और आपका समान वर्ग की बात करते हैं 15.52% है। जारी आंकड़ों के अनुसार ओबीसी आपका 33.16% हो गया है, और आपके क्या कहते हैं जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है 33.58% है, जो गरीब परिवार है। समान वर्ग की बात करते हैं तो 25.09% गरीब परिवार, और एससी की बात कर लेते हैं तो 42.9, और एसटी आपका 42.7% है। समान हिंदू, ये आपको इतना कुछ अंदर घुसने, बस आपको ध्यान देना है पहला राज्य कौन था जिसने जातिगत जनगणना चलाई है, तो आपका ये बिहार था। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे आपको यह जारी किया गया है। इस पे देखें भारत में पुरुषों हैं तो श्रम बल भागीदारी की बात करते हैं 2022-23 में 78.5% हो गई है। अब महिलाओं की देखेंगे, महिलाओं में ये 37% की बढ़ोतरी हुई है महिलाओं में। ठीक है, ये देखिए 2017 आपके क्या कहते हैं 2017-18 में 23.3 था महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान में 37% हो गई। ये आपको ध्यान देना है। और क्या कहते हैं आपके पुरुषों की भागीदारी की बात करते हैं और 78.5% हो गई है ये। ठीक है, ग्रामीण की बात करते हैं। ग्रामीण में ये आप देखेंगे, ग्रामीण में WPR जिसे कहते हैं हम, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो जिसे कहते हैं, 2017-18 में 48.1 से बढ़कर आपकी 2022-23 में 59.4% हो गया है। इसी दौरान यदि शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो 43% से बढ़कर 47.7% हो गया है। ठीक है, भारत में पुरुषों की कामगार की संख्या की बात कर लेते हैं तो 71.2% 2022-23 में ये 76% हो गया है। महिलाओं की 35.9% ये हो गई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में बात कर लेते हैं तो क्या कहते हैं ग्रामीण में बेरोजगारी दर की बात करते हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में यदि बेरोजगारी दर की बात करें 2.54% मात्र रह गई है, और यदि क्या कहते हैं शहरी क्षेत्र में ये तो 5.4% मात्र रह गई है। पुरुषों के लिए यदि बेरोजगारी की बात कर लेते हैं, पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर की ये आपकी देखिए 2022-23 में 3.3% रह गई है। महिलाओं के लिए ये 2.9% मात्र रह गई। पता नहीं बेरोजगारी तो मुझे कभी समझ नहीं आती कितनी कम कैसे हो गई है। अभी आप देखेंगे यूपी पुलिस का ही फॉर्म पड़ा है, लगभग 60,000 प्लस भर्तियां हैं, 50 लाख से ऊपर फॉर्म भरे, फिर भी गरीबी बहुत कम दिखाई जाती है। समझ में नहीं आता है, यानी बेरोजगारी बहुत कम हो रहती है। समझ में नहीं आता कैसे क्या ये नियम लाते हैं। यहाँ पे देखिए जो जनगणना हुई है इस पे आप देखिए पिछड़ा वर्ग कितना है 27% है। ओबीसी आपका क्या कहते हैं जिसे ईबीसी कहते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36% है। एससी आपका 19.65 है। एसटी आपका 1.6% है। ठीक, और जनरल आपका 15.5 है। मुसलमानों की बात करें 70.7% है। हिंदू आपके 82% है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम आपका जापान स्थित हिटाची लिमिटेड, जो आपने कंपनी इसका नाम सुना होगा हिटाची, इसने जो है भारत में पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया है। ठीक है,
एनपीसीआई की सहायता से ये कि एनपीसीआई की स्थापना 2009 में होती है, ठीक है, 2009-2008 में होती है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाइट लेवल एटीएम का संचालन नॉन बैंकिंग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ वर्किंग रिपोर्ट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट की बात करते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा इसे जारी किया जाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण ये आपकी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया जाता है। इसका विषय क्या है, सोशल आइडेंटिटीज एंड लेबर मार्केट आउटकम्स की बात करते हैं। पिछले 5 वर्षों में श्रम बाजार संकेतक की बात करते हैं। कार्यशील आयु जनसंख्या की बात करते हैं 2021-22 में 1021 है, ठीक है। मिलियन की बात हुई 1021 मिलियन यानी 102 करोड़ लगभग है, ठीक है। श्रम बल की बात करते हैं 528 यानी 52.8 करोड़ हैं। कार्यबल की बात करते हैं 493 करोड़ हैं। बेरोजगार देखिए आपके 35 करोड़ हैं, कितने भयंकर। श्रम बल से बाहर की बात करते हैं, श्रम बल से बाहर आपके 493 49.3% श्रम से बाहर है, 49.3 करोड़। दर की बात करते हैं परसेंटेज में, आप श्रम बल भागीदारी दर आप देखिए 51.7 है। कार्य बेरोजगारी दर आप देखिए 6.6%, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता ना। क्षेत्र और लिंग की बात कर लेते हैं, ये भी आपके क्या कहते हैं, देखिए पुरुषों की 76.7 है। यदि आप देखिए पुरुष ग्रामीण में 76.7, पुरुष शहरी की बात करें 74, महिला ग्रामीण 29 और महिला शहरी 22, ठीक। परसेंटेज में बात कर लेते हैं तो ये सब आपके ये भी आपको उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बस आपको जानकारी होनी चाहिए किसने जारी किया है, ये सब चीज़ें इतना घुस के नहीं पूछने वाला आपसे, ये महत्वपूर्ण उतना नहीं है, ठीक है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट की बात करते हैं, ये सब जारी कौन करता है, यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन फंड ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। इसके बात करते हैं आईआईपीएस के सहयोग से, भारत की संस्था है, भारत द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट ये आपकी जारी की गई। इसमें थीम क्या है, कैरिंग फॉर आवर एल्डर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रिस्पॉन्सेज की बात की गई है। डेमोग्राफी में बदलाव की ओर बढ़ रहा है, इसमें बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, ऐसी कहा जा रहा है। वैश्विक स्तर पर 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कुल वैश्विक जनसंख्या का 7.9 बिलियन यानी 13.9% है, जो कि महत्वपूर्ण है, आपके लिए ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं, अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या दुगुनी होकर लगभग कितनी हो जाएगी, वृद्ध 2050 में 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल आबादी का 22% रहेंगी, ठीक है। 60 या इससे अधिक उम्र की बात करते हैं, एशिया में जो है वृद्धों की संख्या 58% लगभग निवास करने वाली है एशिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर अगले 3 दशकों में एशिया में कुल जनसंख्या में जो आपके वृद्ध हैं इनकी आपकी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। वर्ष 2050 तक एशिया में 1.3 बिलियन वृद्ध व्यक्ति होंगे, जिनकी जो कुल जनसंख्या का 25% होंगे। भारत में 2022 में 1 जुलाई तक 60 वर्ष से उससे अधिक उम्र के लोग जो देश की आबादी के लगभग 10.5% यानी 149 मिलियन 14.9 मिलियन 14.9 करोड़ यानी, ठीक है। भारत की बात कर लेते हैं, देखिए भारत में 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की हिस्सेदारी दुगनी होकर 20.8% होने वाली है, और 2050 तक भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या 347 मिलियन होगी, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। 2050 तक भारत में प्रत्येक 5 व्यक्ति में एक बुजुर्ग होगी, ये डाटा आपको याद रखना है। अब भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा 2022 में आप देखिए 10.5% से बढ़कर वर्ष 2050 में आपकी कितनी हो जाएगी, 20.8, जस्ट दुगना हो जाएगी लगभग। सदी के अंत की बात कर लेते हैं, यानी ये जब सदी समाप्त होगी तो 36% से अधिक जो है आपके बुजुर्गों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। वर्ष 2021 में जनसंख्या अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 1000 बच्चों में 39 वृद्ध व्यक्ति हैं। सिटी फाइनेंस रिपोर्ट की बात करते हैं, फाइनेंस रैंकिंग की बात करते हैं, ये आपके क्या कहते हैं, सिटी फाइनेंस शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे अब देश भर के शहरी निकाय जो हैं, अब शहरी स्थानीय निकाय जितने हैं, ये अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया से इसमें भाग ले सकते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आपके देखेंगे सिटी फाइनेंस रैंकिंग आपकी और सिटी ब्यूटी कंपटीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनमें यदि हम बात करते हैं भारत ये सब चीज़ें जारी की हैं। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स आपको जारी किया गया है एनएससी के द्वारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा देश का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड निफ्टी इंडिया म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया गया है। इसके द्वारा क्या गया, भारतीय नगर निगमों को जारी किए गए म्यूनिसिपल बॉन्ड के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाएगा और इसमें क्रेडिट सिस्टम भी रखा जाएगा। इस सेंसेक्स में हर 3 महीने में रीबैलेंस किया जाएगा। इसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक
बैंक आपको यूपीआई लाइट लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया। ये आपको ध्यान, पेटीएम के मालिक कौन है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। यूपीआई लाइट इन्होंने प्लेटफॉर्म जारी कर दिया। यूपीआई लाइट आपके क्या कहते हैं, भुगतान करने के लिए पिन दर्ज किए बिना 200 रुपये तक का त्वरित और निर्बाध लेन देन ये कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। यूपीआई आपके कहते हैं यूपीआई लाइट जो है एनपीसीआई द्वारा समर्थित सुविधा, ये आपका रिजर्व बैंक द्वारा 2022 में जारी किया गया था। ठीक है, कृषि और संबंध क्षेत्र की बात करते हैं। पशुपालन सांख्यिकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, पशुपालन सांख्यिकी की बात कर लेते हैं। ये आप देखेंगे दुग्ध उत्पादन में क्या कहते हैं, देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230, ये आपको डाटा याद रखना, 230.58 मिलियन टन है। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं विश्व में कुल दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर 3.83% की वृद्धि देखी गई। ये भी चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता की बात करते हैं 459 ग्राम प्रतिदिन है, 459 ग्राम प्रतिदिन, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। ठीक है, वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादन में शीर्ष यूपी पहले स्थान है, दूसरे में राजस्थान, तीसरे में MP, फिर गुजरात और आंध्र, उत्तर प्रदेश 15.72% है। ठीक है, 2022-23 में देश के दुग्ध उत्पादन में बिहार का योगदान 5.42 है। वर्ष 2022-23 में देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में आप देखेंगे पंजाब में आपके क्या कहते हैं 1283 पर व्यक्ति है, यानी आपका 1.2 लीटर है। राजस्थान में पंजाब पहले स्थान है, दूसरे में राजस्थान में 1.1 लीटर लगभग, हरियाणा में 1.09 लीटर लगभग, और आपका आंध्र में आपका 790 ml है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पर अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन रहा है। ठीक है, अंडा उत्पादन में भारत जो है आपका तीसरे स्थान पर है विश्व में। ठीक है, देश में जो वृद्धि हुई अंडा उत्पादन में 6.67% की हुई है। सर्वाधिक अंडा कहाँ होता है, तो आंध्रा में पहले नंबर पर आता है, तमिलनाडु आता है दूसरे नंबर पर, तीसरे में तेलंगाना और चौथे में पश्चिम बंगाल आता है। ठीक है, 2022-23 की बात करते हैं। देश के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश का 3.29% योगदान है। ये आपको मांस उत्पादन की बात करते हैं। मांस उत्पादन आप देखेंगे कुल मांस आपका 9.77 मिलियन टन होता है। प्रति व्यक्ति की बात करते हैं 7.1 किलोग्राम प्रतिवर्ष रही है। मांस उत्पादन में भारत 8वें स्थान पर है विश्व की बात करते हैं। सर्वाधिक मांस उत्पादन कहाँ होता है भारत में, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, दूसरे में पश्चिम बंगाल आता है। ये भी चीज आपको ध्यान देना। अगला है आपका ऊन उत्पादन। ऊन उत्पादन की यदि बात करते हैं, कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम है। ठीक है, विगत वर्ष में आपका जो क्या कहते हैं 2.12% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन कहाँ होता है, पहला नंबर आपका राजस्थान में, दूसरा जम्मू कश्मीर का। ये चीज आपको ध्यान देनी है। यूपी में ऊन उत्पादन 2.4% है। प्रमुख फसलों का उत्पादन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम चावल आपके क्या कहते हैं, चावल आपका कितना हुआ है 1357.55 लाख टन, गेहूं आपका 1105.54 लाख टन। आगे हम यदि बात करते हैं, आगे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए मक्का की बात करते हैं। मक्का इतना होता है, देखिए ये सब चीज इतना आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इन्हें आप छोड़ दीजिए, केवल आप देखिए चावल और गेहूं का याद रख सकते हैं। 1357 लाख टन है और गेहूं का 1105 है, यानी चावल आपका सबसे ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान, चावल सर्वाधिक होता है, फिर आपका गेहूं होता है। चावल में पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल का। ये भी चीज आपको ध्यान देना, दूसरे नंबर यूपी का है। यहाँ पर देखिए बागवानी फसलों की बात कर लेते हैं। बागवानी फसलों में आप देखेंगे फल सब्जी वृक्षारोपण, इन सब चीजों वृद्धि अनुमानित की गई है। 2022-23 में आपका 108 मिलियन टन है, जो कि 2021-22 में कितना था, 107 था, यानी 1 मिलियन टन लगभग आपका बढ़ गया है। और आगे यदि बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे आप देख सकेंगे बागवानी फसलों का देखेंगे आप, बागानी फसलें जो हैं, बागानी यहाँ पर 1.78 की वृद्धि देखी गई है। रबी फसलों के लिए MSP आपका, ठीक है, MSP की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए MSP आप लोगों का ये थी, यहाँ पर आप बात करेंगे यदि MSP की बात करते हैं हम, ये देखिए MSP की बात कर ली। यहाँ पर गेहूं के लिए MSP कितना है, 2023-24 के लिए 2125 है, और 2024-25 के लिए 2275 रुपये रखा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2275 रुपये। MSP की वृद्धि कितनी हुई है, 150 रुपये की। जौ में आपकी कितनी है, 115 रुपये की वृद्धि है। और देखिए जौ में आपको 1735 है 2023-24 के लिए, 2024-25 के लिए 1850। देखिए गेहूं क्या याद रखना है आपको, गेहूं और जौ की, गेहूं की आपकी कितनी है 2125 है 23-24 के लिए, 24-25 के लिए 2275, 150 रुपये की वृद्धि है। और जौ की बात करते हैं 1735 है आपकी 23-24 के लिए, 1850 है आपकी 24-25 के लिए, 115 रुपये की यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
ठीक है। और आगे क्लिप क्या महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देखिए विंड्स वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डाटा सिस्टम है, यहाँ पर किसानों के लिए जारी किया गया है। इसका काम क्या रहेगा, ये फसलों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने की बात की है। मौसम की समय पर सटीक जानकारी की बात यहाँ पर की गई विंड्स के द्वारा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और आपके लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की बात कर, रबी अभियान 2023-24, यहाँ पे देखिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आपका क्या कहते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है रबी अभियान, ठीक है, 26 सितंबर 2023 को। यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण, यहाँ पे देखिए इतना कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं। बस आपको रबी अभियान आपका 2023-24 में ये राष्ट्रीय सम्मेलन जारी किया गया है। राष्ट्रीय सम्मेलन आपके 2023-24 के लिए आप ये देखेंगे, खरीफ अभियान भी है, ठीक है। खरीफ अभियान की बात करें, सम्मेलन में ये सब चीज़ें हैं। यहाँ देखिए कृषि का जीडीपी में लगभग 19% योगदान है, ये आपके लिए ध्यान देना है। कृषि में जीडीपी का 19% आपका क्या कहते हैं योगदान है। सरकार ने क्या कहा है, 3.25 से अधिक उर्वरक दुकानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहाँ किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकेंगे, बल्कि मिट्टी का परीक्षण और खेत की तकनीकी के बारे में जानकारी का आदान प्रदान भी कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज आपको महत्वपूर्ण 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना लक्षित है, 3320 लाख टन लक्षित है, ये आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है बहुत ही, ठीक है। श्री अन्ना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, श्री अन्ना का कुल उत्पादन 2022-23 में आपके 168.1 लाख टन से बढ़कर आपको 2023-24 कितना हो गए, 170 लाख टन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट। श्री अन्ना का आपको ध्यान देना, 170 लाख टन आपका है, ठीक है, कुल उत्पादन 2023-24 में अनुमानित है, ठीक है। और आपका क्या कहते हैं कुल खाद्यान्न उत्पादन क्या कहते हैं कितना लक्षित है, 3320 लाख टन है 2023-24 के लिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। लघु सिंचाई योजना की छठी गणना यहाँ पर की गई है, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की जाती है, ये आपको ध्यान देना। लघु सिंचाई योजनाओं में से 21.93 मिलियन यानी 94.8 आपका क्या कहते हैं भूजल से है, ठीक है, और 1.21 मिलियन यानी 5.2% आपका सतही जल यानी सरफेस वाटर योजनाएं इससे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे जो गणनाएं की गई हैं ये आप और क्या यहाँ पर मत, ये देखिए ये लघु सिंचाई योजनाओं में सबसे ज्यादा आपका कहते हैं कुओं की यहाँ पर हिस्सेदारी है। कुओं के बाद आपका कहते हैं ट्यूबवेल की है, इसके बाद आपका मध्यम ट्यूबवेल, इसके बाद गहरे डीप ट्यूबवेल का स्थान आता है। देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना आपकी कहाँ है, यूपी में 17.2% है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर एमपी आता है, फिर तमिलनाडु आता है। ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, अग्रणी राज्य कौन से है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा एमपी है, चौथा तमिलनाडु है। सरफेस वाटर योजनाओं में आप देखेंगे महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है, दूसरा आपका कर्नाटक आता है। पांचवी गणना की तुलना में छठी लघु सिंचाई गणना की बात करेंगे तो आप 1.42 मिलियन की वृद्धि यहाँ पर हुई है सिंचाई योजनाओं में, ठीक है। महाराष्ट्र कुएं खोदने में आप क्या कहते हैं अग्रणी राज्य है, और सतही प्रवाह में और सरफेस लिफ्ट योजनाओं में उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब जो है ये कम गहरे ट्यूबवेल में, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य है, ये भी चीज आपको ध्यान देनी है। आगे की बात करते हैं, पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना यहाँ पर जारी की गई है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप फंड के तहत आपके क्या कहते हैं पशुधन क्षेत्र में आपके लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम ये जारी की गई, किसके द्वारा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा, मत्स्य पालन जो मंत्रालय आता है उसके द्वारा इसे जारी किया गया। इस पे क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है पात्र ऋणदाताओं संस्थाओं द्वारा जो क्या कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक क्रेडिट गारंटी योजना प्रदान करेगा। इसमें 750 करोड़ रुपए का निधि का प्रबंधन आपका नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान है, नाबार्ड की स्थापना आपकी कब होती है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में होती है, ये भी चीज आपको ध्यान देनी है, शिवरमन समिति के द्वारा होती है। और क्या महत्वपूर्ण है, क्रेडिट गारंटी केवल उन परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी जो व्यवहार्य हैं और एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर आपकी आती हैं। अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफी तथा काली मिर्च, आपको ध्यान है विशाखापट्टनम से संबंधित है अराकू कॉफी और काली मिर्च, इन्हें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका यदि आधिकारिक नाम देखें एनपीओपी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा, सिक्किम था, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे आप देखेंगे अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। ये आपका कृषि संबंधी जो भी उत्पादित चीजें होती हैं उनको विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए ये संस्था काम करती है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है।
और क्या आपके क्या कहते हैं अराकू घाटी, अराकू घाटी आपको विशाखापट्टनम में, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसमें क्या है, मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, ठीक है। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, अराकू घाटी की लाल लेटेराइट मिट्टी इस कॉफी की पैदावार के लिए बेहतर मानी है। तो लेटेराइट मिट्टी आपको ध्यान देना है, कॉफी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी की बात कर लेते हैं। देखिए रबी फसलों में आपको ध्यान देना होगा, गेहूं की थी, गेहूं की 2125 थी, ठीक है 2022-23 के लिए, और आपके 23-24 के लिए अनुमानित थी 150 रुपये, इसमें जोड़ दीजिए 125 से 150 लगभग आपके 2200, यहाँ पर 2200 समथिंग कितनी थी दोस्तों, एक सेकंड देख लेते हैं हम यहाँ पर, ये आप देखिए 2275 रुपये है, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर खरीफ फसलों के लिए। खरीफ फसलों के देख सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, सर्वाधिक वृद्धि तिल में हुई है, ये आपको ध्यान देना है। कितनी हुई है, 805 रुपये प्रति कुंटल रखी गई है। धान की आपको ध्यान देना है, धान की कितनी है, 2022 से 2040 थी, 2023-24 के लिए 2183 रुपये, वृद्धि कितनी हुई है, 143 रुपये की है धान की सामान्य, ये आपको ध्यान देना है। धान की बाजरा की आप 2350 है, और 2023-24 के लिए 25 रुपये, ये चीज़ ध्यान देनी है। इसके बाद देखिए और क्या है जिसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है आपकी, सबसे ज़्यादा आपकी तिल में हुई है, 7830 से 8635 हो गई है, ठीक है। ये 22-23 के लिए, ये 23-24 के लिए है। अब और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहाँ पर हो गया इतना महत्वपूर्ण है। बागवानी फसलों का उत्पादन देख लीजिए, बागवानी फसलों का क्या कहते हैं, ये सब्जी उत्पादक में पहला स्थान आपका यूपी का है, 1350.39 उत्पादन आपने 32,505 हजार टन हुआ है यूपी में, ये आपको टन नहीं याद रखना, लेकिन आपको ये पहला स्थान आपके क्या कहते हैं सब्जियों का उत्पादन यूपी का है, दूसरा पश्चिम बंगाल में, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको देखेंगे फल उत्पादन में पहला आंध्रा का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरे नंबर पर यूपी आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। समग्र बागवानी उत्पादन में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरा एमपी आता है। आगे हम यहाँ पर बात करने लगे बागानी फसल 2021-22 में, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है फल सब्जी मसाला की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुल फल में आपका आंध्रा पहले नंबर पर आता है, ठीक है। अमरूद आपको उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, मस्क मेलन आपको उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, सेब आपका जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा होता है। कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, ये चीज़ जिसमें उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान देना है। केला सर्वाधिक कहाँ होता है, आंध्रा में, आम आपका आंध्र प्रदेश में, और आपका अमरूद कहाँ होता है, अमरूद आपका सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। देखिए आम में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, पहले नंबर पर नहीं है इस बार। वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए श्री अन्न सम्मेलन का सम्मेलन किया जाता है नई दिल्ली में, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। मोटे अनाज में आपके कहते हैं यहाँ पर देखिए बुक ऑफ मिलेट का भी, मिलेट स्टैंडर्ड का यहाँ पर विमोचन किया गया है, ठीक है। ICMR के द्वारा यहाँ पर IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है, ठीक। मोटे अनाज में यदि बात करते हैं पहले स्थान पर कौन हो, तो पहले नंबर पर राजस्थान आता है, दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र आता है, तीसरे नंबर पर यूपी आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब बात कर लेते हैं हम उद्योगन क्षेत्र की। उद्योगन क्षेत्र की बात कर लेते हैं। फॉर्च्यून 500 FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने FDI एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति यहाँ पर जारी की है, ठीक है, ताकि विदेशी कंपनी FDI करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ भारत में आकर यानी खासकर यूपी में आकर निवेश करें। यहाँ पे आप देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है, FDI तथा विश्व स्तरीय विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश को आकर्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस पर किया क्या गया है, ये आपको ध्यान, गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद में पूंजी निवेश का 25%, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 समान वार्षिक किस्तें प्रदान की जाएंगी। 100 करोड़ रुपए की वार्षिक सीमा यहाँ पर रखी गई है, यानी आपको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये आपको ध्यान, यह प्रोत्साहन 10 वर्षों की अवधि के लिए आपके क्या कहते हैं 10% वार्षिक सीमा के अधीन होगा। FDI प्रदेश के विकास हेतु वित्तीय संस्थानों में ऋण मध्यम तुलना में बेहतर होगा यदि FDI कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, प्रदेश में 1 ट्रिलियन आपको रखना है, कब तक इसे पहुँचाना है 1 ट्रिलियन आपकी इकॉनमी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बजट में करवा चुका हूँ इस चीज़ को। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देखते हैं 25% योगदान को 50% तक ले जाने की इसमें बात कही गई है।
यहाँ पे और क्या ध्यान देना है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार उत्तर प्रदेश में अवस्थित उद्योग बैंक निधि अपने प्रोजेक्ट में करने के लिए 2022-23 के समय में देश में पहला स्थान पर है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा आपको 2013-14 में 1.13% था, जो कि 2022-23 में बढ़कर 16.2% हो गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2017 में यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, जो कि आपके वर्तमान में दूसरे स्थान पर आ गया है। जीडीपी में आपका उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पर था, जो वर्तमान में आपको दूसरे नंबर पर आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पिछले 5 वर्षों में 3.14 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, और भारत सरकार के 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ये भी आपको ध्यान देना है। एफडीआई को आकर्षित करने के संदर्भ में आपको उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? 11वें स्थान पर है। इसमें सुधार करने की जरूरत है। अब देखिए लीड्स की बात कर लेते हैं। लॉजिस्टिक्स ईड, ठीक, ये आप देखेंगे लीड्स आपका क्या कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर यह भारत सरकार के द्वारा यानी जारी की गई थी। ठीक है, इसमें आप देखेंगे लैंड लॉक्ड ग्रुप की बात करते हैं, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश आते हैं इसमें। ठीक है, और बात कर लेते हैं इस पर तेजी से आगे बढ़ने वाले, लक्ष्य प्राप्त करने वाले अचीवर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आ गया है, और तेजी से आगे बढ़ने वालों में ये आप उन्हें ध्यान देना। ये भी आपको तटीय कोस्टल में ये चीज मालूम, आपको ये ध्यान देना है। भारत का स्थान 4थे स्थान पर है इसमें लीड्स में, यदि लैंड लॉक ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राइट्स लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा दिया। राइट्स कंपनी है और आपकी इरकॉन का फुल फॉर्म है आपका इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड है। ठीक है, इन कंपनियों को नवरत्न की कंपनियां वर्तमान में कितनी हो गई? 16 कंपनियां नवरत्न की हो गई हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे इरकॉन इंडिया लिमिटेड जो है, ये इसका फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, रेल राइट्स लिमिटेड का निगमन आपको 1974 में किए गए थे। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये देखिए नवरत्न कंपनियां हैं आपकी 16 हो गई हैं। ये दोनों आपकी 15वीं आपकी इरकॉन लिमिटेड थी और 16वीं आपकी राइट्स थी। इसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति उत्तर प्रदेश की जारी की जाती है। यह 5 वर्ष के लिए है। 8 जून 2023 से अगले 5 वर्ष के लिए रहेगी ये। ठीक है, इसमें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसमें आप देखेंगे 2018 से 2023 के बीच में ये समाप्त हो गई है, जो 2018 में जारी की, इसीलिए 2023 से अगले 5 वर्ष के लिए यहाँ पर जारी की गई है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, वर्तमान में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग का 41.7 बिलियन US$ है मूल्य इसका। ठीक है, और यदि बात कर लेते हैं हम फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के आधार पर यदि बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल उत्पादन में विश्व में 3रे स्थान पर है। ठीक है, मूल्य के संदर्भ में 14वें स्थान पर है। भारत जो है वैश्विक जेनेरिक दवाओं की बात कर लेते हैं तो 20% निर्यात करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। विश्व में चिकित्सा सामग्री में भारत 12वें स्थान पर आता है। और यदि बात करते हैं हम एशिया में, तो चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है भारत। ठीक, यहाँ पे देखिए 74% FDI की पेश की गई है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 74% FDI की बात कही गई है। यहाँ पर इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस यहाँ पर जारी किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इस पे देखिए आप 2022 में भारत में विदेशी पर्यटक की संख्या 6.19 मिलियन थी, जो कि 2021 में यह आंकड़ा 1.5 जो कि काफी अच्छी वृद्धि यहाँ पर 6.19 मिलियन की देखी गई है। भारत पर्यटन आंकड़ों की यहाँ की बात कर लेते हैं। भारत में विदेशी पर्यटक आपके 6.1 मिलियन आए हैं, जो कि यह देखिए 305 बहुत ही लगभग 3 गुना यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। आपके देखेंगे इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा आपकी क्या कहते हैं यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए, इतना कुछ आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये देखिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 2022-23 में ASI के द्वारा शीर्ष 5 केंद्रीय संरक्षित स्मारक जिनमें भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है। ताजमहल है, दूसरे में लाल किला है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क का, आगरा की किला और कुतुब मीनार है। यानी पहले नंबर पर ताजमहल है, दूसरे नंबर पर लाल किला है। ठीक है, अब विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा कहाँ गए हैं, तो पहले नंबर पर ताजमहल, इसमें भी दूसरे में आगरा का किला आ जाता है, तीसरे में फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, और चौथे में इतिमाद उद दौला का मकबरा आ जाता है। यहाँ पर और क्या ध्यान देना है, विश्व में देखेंगे आप 2021 में यदि बात करते हैं 17वें स्थान पर है। ठीक है, और सबसे ज्यादा यदि बात करते हैं घरेलू पर्यटक संदर्भ भारत में कहाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सब सर्वाधिक आपके क्या कहते हैं आए हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, लगभग 18.37%। उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे में आंध्र आता है। ठीक,
और आपके लिए क्या महत्व है, ये विदेशी पर्यटक, ये जैसे यहाँ आपके भारतीय पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा गुजरात में आए, फिर महाराष्ट्र में आए हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियां 13 हो गई, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आप देख सकते हैं 12वां स्थान आरईसी का था, 4वां आपका कौन सा हो गया, वो 12वां स्थान आरईसी का, 13वां स्थान आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड का हो गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, महारत्न कंपनी बन गई है। ठीक, निर्यात तैयारी सूचकांक आपको जारी किए गए हैं। इसके माध्यम से आप देखेंगे ये 4 स्तंभ 10 उपस्तंभों पर है। 4 पिलर्स कौन कौन से हैं, पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इसमें आप देखेंगे शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है, अंतिम स्थान, जबकि अंतिम स्थान 8वां केरल का है। ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। कोस्टल श्रेणियों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है ये चीज़ आप समग्र रैंकिंग की बात कर लें, तमिलनाडु पहले स्थान पर है। यूपी का स्थान इस पर कहीं नहीं है, आप देखेंगे यूपी का काफ़ी नीचे है यहाँ पर, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यूपी का स्थान यहाँ पर तीसरे भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में है दोस्तों। ये भू आबद्ध राज्यों की श्रेणी में आपका क्या कहते हैं, यूपी तीसरे स्थान पर है, ये आपको लैंड लॉक्ड में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। निर्यात तैयारी समग्र की बात कर लेते हैं तो 7वें स्थान पर यूपी आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। टॉप में है आपका तमिलनाडु है, यूपी का 7वां स्थान है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और उत्तर प्रदेश का उच्चता, ये आपका दोस्तों उच्चतम निर्यातक जिला की बात कर ले 2021-22 के अनुसार तो गौतम बुद्ध नगर रहा है। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन है, तमिलनाडु है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन है, आपका यूपी है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला तमिलनाडु का, दूसरा आपका यूपी का है, ये चीज़ इसमें ध्यान देना है आपका। निर्यात आप देखें, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। यहाँ देखिए भारत सरकार का निर्यात पोर्टल का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ये पोर्टल यहाँ पर जारी किया गया है। तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरे नंबर पर आपका यूपी आता है, ये आपको ध्यान देना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, ये आपका जारी किया गया है। इस पे आप देखेंगे भारत दोस्तों इस पे 21वीं रैंक हासिल की है। यहाँ पर यूएसए पहले स्थान पर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका यूके का है, तीसरा आपका इजराइल का स्थान आता है। यहाँ पर भारत के 38 शहर शामिल है। भारत के 2 शहर बेंगलुरु को 8वां और नई दिल्ली को 13वां स्थान मिला है, शीर्ष 20 के अंदर है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये आपका लखनऊ में आयोजित होता है, 10 से 12 फरवरी में आयोजित होता है। इस पे आप देखें ग्लोबल ट्रेड शो आपका होता है, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इन्वेस्ट यूपी 2.0 का भी शुभारंभ किया जाता है। उत्तर प्रदेश का शीर्ष निवेशन सम्मेलन है। इस पे आप देखेंगे भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें एमओयू की बात कर लेते हैं, 19,000 से अधिक समझौते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों। 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा निवेश आपको किसे मिला हुआ है, सबसे ज्यादा निवेश आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक मिला है, ये आपको ध्यान देना है। 45% इसी को मिला है। पूर्वांचल निवेश के मामले में दूसरे स्थान पर है, ये आपको ध्यान देना है। और मध्य को और बुंदेलखंड में से प्रत्येक को कुल निवेश प्रस्ताव का 13%, बुंदेलखंड को 13% मिला है। सबसे ज्यादा पश्चिमी को, उसके बाद पूर्वी को, उसके बाद आप यानी पूर्वांचल को। ठीक है, इसके बाद मध्यांचल, फिर आपका बुंदेलखंड आता है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र को सर्वाधिक निवेश आपका कहाँ किसे मिला है, झांसी को मिला है 4.70%। ठीक है, 1.35 लाख करोड़। इसके बाद बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, यहाँ पर क्षेत्रवार निवेश की बात करते हैं। सबसे रिन्यूएबल एनर्जी पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं ध्यान रखा गया है, 15.47% यहाँ पर इससे निवेश प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिक्रम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें विश्व बैंक की रिपोर्ट है, वैश्विक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू की। ठीक है, ये आपका नवीनतम संस्करण है, ये आपको ध्यान देना, विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है, ये भी चीज़ आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप वो 2024 के लिए 3.1% के साथ ये $690 बिलियन पूर्वानुमानित है। ठीक है, ये वैश्विक प्रेक्षण की बात करें माइग्रेशन की। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं निम्न मध्यम आय वाले देशों में प्रेक्षण प्राप्त करते की बात करें, सबसे ज़्यादा आपके भारत है, फिर आपके क्या कहते हैं यहाँ पर मैक्सिको है, फिर चीन है। ठीक है, माइग्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए अब भारत को सबसे ज़्यादा आपके क्या कहते हैं माइग्रेशन मिलता है, कितना मिलता है, 125 बिलियन डॉलर। ठीक है, ये यानी जो बाहर जाते हैं भारत के लोग वो 125 बिलियन डॉलर आपके भारत में वापस रुपए भेजते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका कौन है, मैक्सिको आता है, तीसरे पे चाइना आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है।
आगे बात कर लेते हैं वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट आपकी जनवरी की आती है, ये आपका विश्व बैंक के द्वारा ये भी जारी की जाती है। ब्रिक्स में सर्वाधिक वृद्धि दर आपकी किसकी है? 6.3% आपकी आपकी क्या कहते हैं भारत की, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। विश्व में आप देखेंगे 2023 में आपके इस्टीमेट आपको 2.6 था जो कि, और 2024 में फोरकास्ट किया गया है 2.4%। और यहाँ पर भारत की यदि बात कर लेते हैं 2023 के लिए देखिए वृद्धि दर कितनी रखी गई 6.3, और 2024 के लिए 6.4, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इस पे आप वार्षिक प्रतिशत की बात कर लेते हैं। विश्व में देखेंगे, देखिए 2023 में 2.7 और 2024 में 2.4 यानी घटेगी, ठीक है। यहाँ पर यदि बात कर लेते हैं हम, ये देखिए दक्षिण एशिया की 5.3 है, और 2023 की या 2024 की 5.2 है। भारत की देखिए 6.3 है 2023 के लिए, 2024 के लिए 6.2%, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए विश्व के सर्वाधिक अमीर देश की बात कर लेते हैं तो लग्जमबर्ग PPP यानी आपका क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, ठीक है, पर पर्सन के आधार पर है, ठीक है। PPP परचेज पावर पैरिटी के अनुसार ही ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। परचेज पावर पॉवर्टी के आधार पर है। यहाँ पर देखिए पहला स्थान लग्जमबर्ग का है, दूसरा स्थान आयरलैंड का है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यदि हम बात करें डेब्ट टू GDP रेशियो की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश का 53% है ऋण और GDP का अनुपात 53%, पंजाब का 46.8 है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, आधार पर शीर्ष 5 बड़े बैंक कौन? JP मॉर्गन है USA का, बैंक ऑफ अमेरिका है USA का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत किसका है? सिंगापुर। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान तथा स्पेन के हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एशिया डेवलपमेंट आउटलुक की बात करते हैं हम, ठीक है। इस पे दोस्तों भारत का स्थान 85 है, ये आपको ध्यान देना है। 85 थे आपका क्या कहते हैं किस पे? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक की बात कर लेते हैं, ADB के द्वारा जारी किया जाता है, 1967 में इसकी स्थापना होती है, मनीला में हेडक्वार्टर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। 2023 में आपके देखिए विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर 2023 में 4.9% की यहाँ पर फोरकास्ट की गई है, यानी अनुमान लगाया गया है। यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं हम भारत की देखिए 2023 में 6.3 थी, फिर 6.7 दिसंबर में कर दी, 2024 के लिए 6.7 अनुमानित है। इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट ही है, ठीक है, डेप्ट रिपोर्ट है, विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है, 50वां संस्करण है। इस पर आप देखेंगे $443 बिलियन, ये आपको इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट, IMF द्वारा यह जारी किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही है, 2023 के लिए 6.3% अनुमानित है, 2023 और 2024 दोनों के लिए, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आपका ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की आप देख सकते हैं 6.3% 2023 में भी और 2024 में भी है, और विश्व की आपको ध्यान देना है 3% आपकी 2023 में, 2024 के लिए 2.9% अनुमानित की गई है, ठीक। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? विश्व निवेश रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, ये आपके अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान देना। इसका विषय क्या है? इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप देखेंगे दक्षिण एशिया में आप देखेंगे भारत घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह में आप देखेंगे 2022 में भारत 8वें स्थान पर रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की, ये आपका क्या कहते हैं कौरसेरा संस्थान द्वारा यह जारी किया जाता है, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, यह 5वां संस्करण है। यहाँ पे देखेंगे स्किल प्रोफिशिएंसी में आपका स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान प्राप्त करता है, भारत को यहाँ पर दोस्तों है स्किल प्रोफिशिएंसी में आपको भारत को 68वां स्थान मिलता है, यह चीज़ आपको ध्यान दें। 2023 में 60वां स्थान था, 2022 में आपका 68वां था, 2023 में 8 स्थान का सुधार किया है, 60वें स्थान पर आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यदि हम एशिया प्रशांत की बात कर लेते हैं तो भारत 13वें स्थान पर है, ठीक है। और समग्र कौशल दक्षता में आप क्या कहते हैं राज्यों की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल आपके क्या कहते हैं पहले नंबर पर, फिर चंडीगढ़ है, फिर पंजाब, फिर आंध्रा, ऐसे हैं आपके, ठीक है। बिहार आपका 7वें स्थान पर, उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है।
इसके बाद देखिए स्काई ट्रैक्स, आपको वर्ल्ड एयरपोर्ट रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। स्काई ट्रैक्स द्वारा ये जारी किया जाता है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सिंगापुर है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और नई दिल्ली का IGI एयरपोर्ट जिसे कहते हैं, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये 36वें स्थान पर। इसके बाद राजीव गांधी हवाई अड्डा आता है हैदराबाद का, ये 65वें स्थान पर। कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है जो कि आपका बेंगलुरु का 69वें स्थान पर था। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, 84वें स्थान पर आता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपका थोड़ा सा और है, आपको 2-3 मिनट का वीडियो है। यहाँ पर आपको सूचकांक की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। वैश्विक सूचकांक फोर्ब्स द्वारा आपकी 100 सर्वशक्तिशाली महिलाओं की बात कर लेते हैं। पहला स्थान उर्सुला वान डेर लेयन की है जो कि जर्मनी के रहने वाली हैं। ये आपको यूरोपियन यूनियन की हेड है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें देखिए USA के टेलर स्विफ्ट को सबसे युवा 33 वर्ष की शक्तिशाली महिला यहाँ पर ये देख सकते हैं, USA के हैं, 5वें स्थान पर है। वैसे सबसे युवा यही है, ठीक है। यहाँ पर भारत की 4 महिलाएं हैं। निर्मला सीतारमण जी को जो कि वित्त मंत्री, इन्हें 32वां स्थान मिला है, लगातार 5वीं बार इस सूची में शामिल है। और यदि बात देखिए यहाँ पर HCL की आपकी चेयरपर्सन कौन है, रोशनी नाडर मल्होत्रा जी हैं। 60वें स्थान पर सेल की अध्यक्षता है सोमा मंडल। 17वें स्थान पर किरण मजूमदार सौ हैं, ठीक है। 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाएं BBC के द्वारा जारी की गई हैं। इस पे यदि आप देखेंगे यहाँ पर 11वां संस्करण है, इसमें आपकी USA की प्रथम पूर्व महिला आपकी मिशेल योबामा को शामिल किया गया है, ठीक है। इस सूची में 4 भारतीय महिला हैं, दिया मिर्जा हैं, आरती कुमार राव है जो कि फोटोग्राफर है, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर है, और आपकी बौद्ध नन है यहाँ पर जेत्सुनमा तेंजिंग पामो है, यहाँ पर शामिल किया गया है। फोर्ब्स के सबसे 100 अमीर व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। इस पर जारी किया गया है। भारत की सबसे अमीर महिला आपकी सावित्री जिंदल है, आपको ये ध्यान देना है। सावित्री जिंदल की 24 बिलियन US डॉलर है, ठीक है। जरोधा के जो निखिल कामत थे सबसे कम उम्र के अरबपति, यही भी चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहाँ पर सबसे अमीर आपके कौन है भारत में, मुकेश अंबानी है जिनकी संपत्ति 92 बिलियन डॉलर है, ये आपको ध्यान। फिर दूसरे नंबर पर गौतम अडानी, तीसरे में शिव नाडर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर आगे बात कर लें, 3 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट की बात कर लेते हैं। इस पे आप देखेंगे ये आपका जारी किया गया है। इस पे आप देखेंगे पहले नंबर मुकेश अंबानी, इस पे भी दूसरे में गौतम अडानी है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद यदि बात करते हैं और क्या सूची में सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है, कैवल्य वोहरा, इन्होंने जेप्टो की स्थापना की, ये चीज़ आपको ध्यान देना। बायजूस के जो हैं आपके रविचंद्रन जो हैं इस वर्ष से सूची से बाहर हुए, ये चीज़ आपको ध्यान देना। बायजूस के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, ये एडटेक इंडस्ट्री का एक स्टार्टअप था लेकिन ये अब बाहर होने में स्थिति में है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की बात कर लेते हैं। इस पर लगातार वॉलमार्ट जो है सबसे बड़ी कंपनी निकल कर आई है। फॉर्च्यून में टॉप 500 में आपकी 8 भारतीय कंपनियां आई हैं। कौन कौन सी? पहला रिलायंस इंडस्ट्री जिसे 88वां स्थान मिला है। इंडियन ऑयल को आपका 94वां स्थान मिला है। LIC को कौन से मिला है? LIC को 107वां मिला है, ठीक है। पहला आपको बता देना रिलायंस का है भारत में। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। इस पे आप देखेंगे भारत की बात कर लेते हैं तो भारत की इसमें रैंक कितनी है दोस्तों? भारत की यहाँ पर रैंक आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे कहाँ गया, ये देखिए इसका विषय आपका कहा है अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी है, ठीक है। यहाँ पर आगे बात करते हैं हम रिपोर्ट की, होगी इन देशों में ग्लोबल MPI वैल्यू को आधा करने में सफलता प्राप्त की, कंबोडिया, चीन, ये सब चीज़ें हो गई। भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में लगभग 415 मिलियन लोगों को जो है गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आगे बात कर लेते हैं हम द ग्लोबल 2000 सूची की बात करते हैं। द ग्लोबल 2000 की सूची की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर यदि, तो यहाँ पे देखिए ये सूची जो है कौन जारी, टॉप पे कौन है? JP मॉर्गन है आपका, USA का है ये, ठीक है। द ग्लोबल 2000 की सूची में पहले स्थान पर। और आप देखिए 45वें स्थान पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं आपके मुकेश अंबानी जी हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको, ठीक है। इसमें आपको 55 कंपनियां हैं, बस वो पहले याद कर लीजिए, बस हो गया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, विश्व बैंक के द्वारा इसे जारी किया, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इस पर 139 देश भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत 38वें स्थान पर है, ये चीज़ आपको ध्यान देना। टॉप में कौन है? सिंगापुर है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है। इस पे यदि हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न किसे कहा जाता है? जिसकी वैल्यू आपकी $1 बिलियन आपकी $1 बिलियन से ज़्यादा हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है।
इस पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, 666 यूनिकॉर्न है, यूएसए की है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और यदि भारत की बात कर लेते हैं हम, तो भारत में 68 यूनिकॉर्न है, जो विगत वर्ष की तुलना में 14 अधिक है। इस पे देखिए आपके भारत तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। पहला स्थान न्यूयॉर्क यानी यूएसए का है, फिर बीजिंग का है, फिर इसके बाद आपका भारत का स्थान आता है। विश्व में अरबपतियों की सूची की बात कर लेते हैं, तो पहला नंबर आपको पता ही है, पहला नंबर आपका किनका है, पहला नंबर आपके क्या कहते हैं, एलॉन मस्क का है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है, एलॉन मस्क का है। ये देखिए फोर्स द्वारा जारी, वर्तमान में देखिए करंट में देखेंगे तो एलॉन मस्क फिर से आ गए, लेकिन यहाँ पर देखिए बर्नॉल्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली है, फिर एलॉन मस्क है, फिर आपके जेफ बेजोस आते हैं। भारत की बात करते हैं तो मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है, फिर अडानी है, फिर शिव नाडर आते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इस पे भी आपके मुकेश अंबानी पहले नंबर पे आते हैं, ठीक है। इस पे देखिए मानव विकास रिपोर्ट, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, यूएनडीपी के द्वारा जारी की जाती है। इसका रिपोर्ट का नाम अनसर्टेन टाइम्स अनसर्टेन लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए मानव विकास सूचकांक की बात कर लेते हैं, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़। और यहाँ पर भारत का स्थान आपका कितना है, भारत का स्थान 132वीं रैंक है, ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण, बस इतना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप बताएं। पहले नंबर स्विट्जरलैंड में, भारत के स्थान 132वां है, ठीक है। 2021-22 में भारत में जन्मे जीवन प्रत्याशा कितने हैं, 67.2 वर्ष है। स्कूल अवधि के दौरान 6.7 वर्ष है। और आप देखिए प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6590 है। भारत का समानता समायोजित मानव विकास सूचकांक आपका मूल्य 0.475 है, ठीक है। लैंगिक असमानता की बात कर लेते हैं, 170 देशों में 122वें स्थान पर है भारत का स्थान। तो ये दोस्तों आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य पूरा आपका हो गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये वीडियो हो गई। यहाँ पर दोस्तों यदि आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें। और यदि आपको कोई कमी दिखती है तो सुझाव दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।